बस में लेती है, बस लोकल में लेती है, छत पे लेती है, कमरे में लेती है, लेके लेती है, बैठ के लेती है, अपने प्रीतम का, अपने जानम का। डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी। नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। अरे इस हालत में उनके पीछे कहाँ जा रहा है? 10 लाख हो या 10 करोड़, जिसकी अमानत है उसे वापस मिलनी चाहिए। अगर ये बदला लेना चाहती है तो लेने जैसे। यार तू समझता नहीं, वो निरंजन एक नंबर का बदमाश। संजय दत्त और अक्षय कुमार वैसे तो ये दोनों ही 90s के बहुत ही पॉपुलर एक्टर रहे हैं, जहां इन दोनों की ही अलग अलग फैन फॉलोइंग रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 90 के दशक में ये दोनों हमें साथ में ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आए। मात्र एक फिल्म साल 1994 में आई थी अमानत के नाम से, जिसमें हमें संजय दत्त और अक्षय कुमार एक साथ देखने के लिए मिले थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये फिल्म कोई बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी इसमें अक्षय कुमार और संजय दत्त की जोड़ी की वजह से लोग ये फिल्म देखना पसंद करते हैं। लेकिन उस समय इस फिल्म के सेट पर ऐसा क्या हो गया था कि आगे चलकर पूरे 90 के दशक में और कई सालों तक संजय दत्त और अक्षय कुमार ने एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। कैसे उस समय संजय दत्त ने अक्षय कुमार को फिल्म अमानत में धोखा दिया था और आगे चलकर अक्षय कुमार ने कैसे इसका बदला लिया। उन दिनों मुझे याद है फिल्म अमानत को लेकर इसलिए भी लोगों के बीच में चर्चा बहुत ज्यादा थी क्योंकि फिल्म में 2 बहुत ही अश्लील गाने रखे गए थे, जहां एक गाना था दिन में लेती है रात में लेती है और दूसरा गाना था डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा। और भाई डालूंगा डालूंगा गाने में जिस तरह से संजय दत्त ने अपनी कमर मटकाई है और चेहरे के ये हाव भाव दिए हैं, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो संजय दत्त इस गाने को बड़े ही फील करके डांस कर रहे हैं। डालूंगा डालूंगा प्यार से मैं डालूंगा। तो फिल्म अमानत में रखे गए इन दोनों ही गानों को लेकर उस समय कैसा बवाल मचा था और आगे चलकर इन गानों को कैसे बदला गया था, इन सारी बातों के बारे में चलिए हम डिटेल से बात करते हैं। और इन गानों को सुनने के बाद एक बात तो समझ में आती है कि मात्र आज के ही गाने अश्लील नहीं बनते हैं, 90s में भी ऐसे कई अश्लील गाने बने हैं, जहां गाने के लिरिक्स लिखने वालों को तो 21 तोपों की सलामी, जैसे बस में लेती है, लोकल में लेती है, थिएटर में लेती है, होटल में लेती है, सड़कों पे लेती है, गलियों में लेती है, छत पे लेती है, कमरे में लेती है, बिस्तर पे लेती है, आंगन में लेती है, लेट के लेती है, बैठ के लेती है। मतलब भाई साहब, फिल्म अमानत के इन गानों के लिरिक्स में अश्लीलता की सारी हदें ही पार कर दी गई थीं। इसके बाद में लड़की बोलती है बोल बोल किसका, तो संजय दत्त हमें गाते हुए नजर आते हैं अपने साजन का, अपने प्रीतम का, अपने बालम का। क्या लेती है? नाम लेती है। आपको बता दें कि फिल्म अमानत रिलीज हुई थी 14 अक्टूबर साल 1994 को और फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर राज एन सिप्पी ने। और सेम इसी दिन 14 अक्टूबर को ही डायरेक्टर राज एन सिप्पी की एक और फिल्म रिलीज हुई थी इक्के पे इक्का, और इन दोनों ही फिल्मों के बीच में क्लैश हुआ था। और इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर सेम थे, राज एन सिप्पी, और इन दोनों ही फिल्मों में हमें अक्षय कुमार नजर आए थे। तो उस समय ये बॉलीवुड के बहुत ही रेयर क्लैश में से एक था, जहां पर एक ही डायरेक्टर की एक ही एक्टर के साथ में 2 फिल्मों का क्लैश हुआ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिल्म इक्के पे इक्का ने अमानत से ज्यादा कमाई की थी, जबकि फिल्म अमानत में अक्षय कुमार के साथ में संजय दत्त भी नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म इक्के पे इक्का से पीछे रही थी। अमानत में हमें नजर आए थे संजय दत्त, अक्षय कुमार, हीरा राजगोपाल, कंचन, फरहीन, मुकेश खन्ना, गुलशन ग्रोवर, किरण कुमार और नवनीत निशान। फिल्म की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक गांव में बहुत ज्यादा सूखा है और लोगों के पास में पीने तक के लिए पानी नहीं है। तो संजय दत्त अपनी जमीन बेचकर गांव के लिए ट्यूबवेल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मुंबई जाते ही उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। अब वहां पर उनकी मुलाकात होती है अक्षय कुमार के साथ में, गुलशन ग्रोवर के साथ में, और ये कहानी आगे बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया था कि पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पानी को हमें बचाकर रखना चाहिए। क्योंकि जहां कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग पानी को ऐसे ही बहा देते हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जहां सूखा पड़ा हुआ है और पीने के लिए तक पानी नहीं है। सचिन भौमिक ने फिल्म की ये कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था और फिल्म को प्रोड्यूस किया था रोमू एन सिप्पी ने। डायरेक्शन की कमान संभाली थी राजेन सिप्पी ने, जिन्होंने अपने करियर में इसके पहले सत्ते पे सत्ता, कयामत, बॉक्सर, बाजी, लोहा, सत्यमेव जयते और थानेदार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया था। राजेन सिप्पी की अक्षय कुमार के साथ में ट्यूनिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और उन्होंने ही अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगंध का भी डायरेक्शन किया था। हालांकि इसके बाद में राजेन सिप्पी ने अक्षय कुमार के करियर की लंका लगा दी थी और एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में दी।
जिनमें सौगंध के बाद मिस्टर बॉन्ड, अमानत, इक्के पे इक्का, निशाना और पांडव जैसी फिल्में शामिल रहीं। तो वहीं राजन सिप्पी ने संजय दत्त के साथ में भी 2 फिल्मों का डायरेक्शन किया था, जिनमें से पहली फिल्म थी जीवा और दूसरी फिल्म थी थानेदार। तो 1991 में अक्षय कुमार की डेब्यू फिल्म सौगंध के रिलीज होने के बाद उन्होंने अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ में फिल्म अमानत की प्लानिंग की। अब संजय दत्त और अक्षय कुमार के इसके लिए फाइनल हो जाने के बाद इसमें संजय दत्त के अपोजिट साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस हीरा राजगोपाल को साइन किया गया, जो इसके पहले इध्यम और मणिरत्नम की फिल्म तिरुधा तिरुधा में काम कर चुकी थीं और साउथ में वो काफी पॉपुलर हो गई थीं। वो सादगी से भरी हुई और बहुत ही खूबसूरत थीं और उन्हें फिल्म अमानत में संजय दत्त के अपोजिट साइन किया गया। उस समय 1993 में आई मणिरत्नम की फिल्म तिरुधा तिरुधा ब्लॉकबस्टर रही थी और इसमें हीरा राजगोपाल की जोड़ी बनी थी प्रशांत के साथ में। आपको बता दें कि जिस समय फिल्म तिरुधा तिरुधा का प्रीमियर रखा गया था उस समय इसके सेट पर संजय दत्त भी मौजूद थे, जहां आप इस पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि संजय दत्त इस फिल्म के सेट पर गए हैं, क्योंकि ये उन्हीं दिनों की बात थी जब संजय दत्त के साथ में हीरा राजगोपाल फिल्म अमानत की भी शूटिंग कर रही थी और दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो गई थी। लेकिन फिल्म के जो डायरेक्टर थे राजन सिप्पी, उन्हें हीरा का नाम पसंद नहीं था और उन्होंने कई बार उनसे बोला कि वो फिल्म के लिए अपना नाम बदल लें, क्योंकि इस बारे में राजन सिप्पी का ये कहना था कि उनका नाम लड़कों के जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उनका जो असली नाम है वो हीरा नहीं बल्कि ताहिरा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम ताहिरा से बदलकर हीरा कर लिया था। खैर, इस नाम को भी जब राजन सिप्पी ने बदलने के लिए बोला तो उन्होंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था और इस बारे में उनका ये कहना था कि ये नाम उनके लिए बहुत लकी है और वो इसको नहीं बदलेंगी, क्योंकि साउथ में वो इसी नाम से जानी जाती हैं। तो राजन सिप्पी के कई बार बोलने के बाद भी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला था और फिल्म में उनका नाम हीरा राजगोपाल ही रखा गया था। आपको बता दें कि आगे चलकर हीरा राजगोपाल फिल्म द जेंटलमैन में, मिस्टर बेचारा और एक प्रेम कहानी जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने किसी भी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया और केवल तमिल और तेलुगु फिल्मों में वो नजर आती रहीं। यहाँ पर उनके बारे में एक बात और आपको बताते चलें कि हीरा राजगोपाल तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर थाला अजीत की गर्लफ्रेंड थीं, जहां इन दोनों के अफेयर की कई खबरें उस समय सामने आई थीं और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और फिल्म अमानत में अगर आप देखेंगे तो हीरा राजगोपाल बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। इसके अलावा इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट हमें जानी मानी एक्ट्रेस कंचन नजर आई थी, लेकिन आपको बता दें कि कंचन के पहले इस रोल के लिए दीप्ति भटनागर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हीं दिनों दीप्ति भटनागर ने जैकी श्रॉफ के साथ में फिल्म राम शस्त्र को साइन किया था और उन्होंने अपनी डेट्स राम शस्त्र को दे दी थी। तो इस वजह से दीप्ति भटनागर इसमें काम नहीं कर पाई थी और फाइनली कंचन को इसमें साइन किया गया, जो इसके पहले सनम बेवफा, दो हंसों का जोड़ा, औलाद के दुश्मन और ऐसी कई और फिल्मों में नजर आईं। और आगे चलकर कंचन ने पांडव, कुली नंबर 1, आर्मी और राम और श्याम जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कंचन लीड एक्ट्रेस के तौर पर उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई और उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल ही मिलते रहे। लेकिन कंचन बहुत ही खूबसूरत थीं और फिल्म कुली नंबर 1 में लोगों ने उनको काफी पसंद किया था। और इन दोनों के अलावा तीसरी एक्ट्रेस के तौर पर जानी मानी एक्ट्रेस फरहीन को इसमें साइन किया गया। हालांकि स्टार्टिंग में जब फरहीन को ये रोल ऑफर किया गया था तो उन्हें बताया गया था कि उनका रोल फिल्म में काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई तो फरहीन ने देखा कि उनके बहुत सारे सीन को कट कर दिया है और उनका रोल तो अब बहुत ही छोटा हो गया है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसमें फरहीन का होना या ना होना कोई मतलब का नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि फिल्म के सेकंड हाफ में क्लाइमैक्स के जस्ट पहले फरहीन के ऊपर एक गाना शूट किया गया था, दिन में लेती है रात में लेती है, जिस गाने में लोगों ने फरहीन को काफी पसंद किया और ये गाना बहुत ही पॉपुलर रहा था। नहीं तो इस गाने के अलावा पूरी फिल्म में फरहीन का रोल ही नहीं था। और इस बात से फरहीन उस समय फिल्म के डायरेक्टर राजन सिप्पी से बहुत ज्यादा अपसेट थीं। ये फिल्म जनवरी साल 1992 में ही अनाउंस हो गई थी और सबसे पहले फिल्म का टाइटल अमानत नहीं बल्कि 22,222 रखा जाने वाला था, जो टाइटल कहीं न कहीं उस समय जो एक ट्यूब बेल की कॉस्ट थी उसके आधार पर रखा जाने वाला था। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह टाइटल सुना तो ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये फिल्म पानी की समस्या पर आधारित होने वाली थी। तो ट्यूब बेल की जो कीमत थी उसी को उन्होंने फिल्म का टाइटल बनाने का डिसाइड किया था। लेकिन जब इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुना तो उन्होंने राजन सिप्पी से कहा कि ये टाइटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उन्हें ये टाइटल बदलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइटल है और ऑडियंस भी इस टाइटल से बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगी। तो सबके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए फाइनली राजन सिप्पी ने इसका टाइटल 22,022 से बदलकर अमानत कर दिया था। खैर, इसका एक सीन अगर आपको याद हो जहां पर संजय दत्त एक अधिकारी के पास में जाते हैं और गांव में ट्यूबवेल लगवाने की बात करते हैं,
तो वो अधिकारी संजय दत्त को बताता है कि एक ट्यूबवेल की कीमत लगभग 30,000 रुपए है और ऐसे ऐसे पूरे गांव में लगभग 1 लाख ट्यूबवेल लगवाने होंगे, जिसकी कीमत वो बताता है कि लगभग 30 करोड़ होगी। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख ट्यूबवेल, अगर 30,000 का एक ट्यूबवेल आता है तो इसकी कीमत 30 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ होगी। एक ट्यूबवेल कितने का आता है? 30,000 का, और ट्यूबवेल लगवाने हैं 1 लाख। 1 लाख ट्यूबवेल आते हैं 30 करोड़ के। तो फिल्म के इस सीन में ये कैलकुलेशन करने में इनकी गलती हो गई थी। अब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और लगभग 70-80% तक शूटिंग हो जाने के बाद में साल 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह से बची हुई फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई थी और ये फिल्म लगभग 1 साल के लिए ही डिले हो गई। हालांकि फिर भी इसके डायरेक्टर राजेंद्र सिप्पी ने संजय दत्त के कुछ दूर वाले सीन उनके बॉडी डबल के साथ में शूट कर लिए थे, लेकिन फिर भी अभी फिल्म के लिए संजय दत्त की डबिंग और उनके कुछ क्लोजअप सीन बाकी थे। तो ये फिल्म तब शूट हुई जब संजय दत्त जेल से बाहर आ गए थे, और जेल से बाहर आने के बाद में संजय दत्त ने फिल्म अमानत के ही सीन सबसे पहले शूट किए थे। आपको बता दें कि जब ये फिल्म साल 1992 में बनना शुरू हुई थी, उस समय तक अक्षय कुमार बड़े हीरो नहीं थे, वो बॉलीवुड में जस्ट एंटर ही हुए थे, और उस समय तक अक्षय कुमार के कंपैरिजन में संजय दत्त बॉलीवुड के काफी बड़े हीरो थे। और बॉलीवुड में उस समय संजय दत्त का ही बोलबाला था, जहां सड़क और साजन जैसी फिल्मों के बाद में संजय दत्त की पॉपुलैरिटी बिल्कुल आसमान छूने लगी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म में संजय दत्त के कई सीन्स को बढ़ा दिया गया था और अक्षय कुमार के कई सीन्स को कट कर दिया गया था। और अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो इसमें अक्षय कुमार के बहुत ही कम सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें से अक्षय कुमार के सीन कटवाने के लिए संजय दत्त ही जिम्मेदार थे, और ये बात उन दोनों अक्षय कुमार को काफी बुरी लगी थी कि फिल्म में से उनके बहुत सारे सीन्स कट कर दिए हैं और अब उनका रोल बहुत ही छोटा हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब ये फिल्म लगभग 1 साल के लिए डिले हो गई तो उस समय तक 1994 में अक्षय कुमार की कई बड़ी फिल्में लाइन से रिलीज हुई, जिनमें मोहरा, ये दिल लगी और मैं खिलाड़ी और तू अनाड़ी के जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। और 1994 तक अक्षय कुमार भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में आने लगे थे, और 1994 तक संजय दत्त के कई बार जेल आने जाने की वजह से उनकी इमेज के ऊपर काफी फर्क पड़ा था। तो कहीं न कहीं फिल्म अमानत में से अक्षय कुमार के सीन्स को कट करना इसके मेकर्स को काफी भारी पड़ा था, और उस समय जिस तरह से अक्षय कुमार के इसमें से सीन को काटा गया था, ये अक्षय कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और इसके बाद में पूरे 90 के दशक में अक्षय कुमार ने संजय दत्त के साथ में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था, लेकिन फाइनली ये दोनों साल 2009 में ब्लू फिल्म में नजर आए थे। और इस समय तक संजय दत्त का करियर काफी डाउन हो गया था और अक्षय कुमार का करियर उनके बिल्कुल पीक पर चल रहा था। तो यहाँ पर इस ब्लू फिल्म में से अक्षय कुमार ने संजय दत्त के कई सीन्स को कटवाया था और अपने रोल को बड़ा कर लिया था, और इस तरह से अक्षय कुमार ने संजय दत्त से अपना बदला लिया था। वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार के ऊपर समय समय पर ऐसे कई आरोप और भी लगे हैं कि वो उनके साथ में काम करने वाले एक्टर्स के रोल को कटवा देते हैं, और ऐसे कई आरोप एक समय सुनील शेट्टी ने भी लगाए थे। वैसे 2009 में आई फिल्म ब्लू उस समय तक की बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म थी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। अब बात आई फिल्म के म्यूजिक एल्बम की, तो इसको कंपोज किया था बप्पी लहरी जी ने, और इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 10 गाने रखे गए। ये गाने थे तुमसे मिलना, मिलकर चलना, दिन में लेती है, रात में लेती है, डालूंगा डालूंगा, गोरी 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 चेंज कर, इस दुनिया में जो भी होता है, और अल्लाह मेघ दे ईश्वर पानी दे। इसके अलावा एक और गाना रखा गया था, ये दुनिया क्या मांगे। गानों के लिरिक्स लिखे थे रवि आनंद, माया गोविंद, इंडीवर और अनवर सागर ने। गानों में आवाजें थीं कुमार शानू, अलका याग्निक, ईला अरुण, बप्पी लहरी, बाबुल सुप्रियो और अरुण बख्शी की। उस समय इसमें रखे गए 2 गानों को लेकर काफी बवाल मच गया था, यहाँ तक कि सेंसर बोर्ड ने भी इसके मेकर्स से ये बोला था कि उन्हें इन दोनों ही गानों के लिरिक्स बदलने होंगे। खैर आपको बता दें कि ओरिजिनल लिरिक्स के साथ में इसकी ऑडियो कैसेट पहले ही रिलीज हो गई थी, तो इसकी ऑडियो कैसेट में ये दोनों ही गाने सुनने के लिए मिले थे, दिन में लेती है, रात में लेती है और डालूंगा डालूंगा। खैर जब सेंसर बोर्ड ने इसके मेकर्स को फटकार लगाई तो इसके मेकर्स ने कई ऑडियो कैसेट को मार्केट से वापस भी बुलाया था, लेकिन आप जानते ही हैं कि एक बार जो चीज मार्केट में आ जाती है वो पूरी तरह से फिर नहीं हट पाती है। तो कुछ ऐसा ही इन गानों के साथ में भी हुआ था, जहां ये दोनों ही गाने कुछ ऑडियो कैसेट में मौजूद थे और आज तक लोग इन गानों को सुनते हैं। वैसे सेंसर बोर्ड के कहने पर इसके मेकर्स ने इन दोनों ही गानों के लिरिक्स बदले और दोबारा से इन गानों को रिकॉर्ड करके इसकी ऑडियो कैसेट में रखा था, जहां अब गानों के लिरिक्स कुछ ऐसे हो गए थे, दिन में लेती है, रात में लेती है, कि दिन में कहती है, रात में कहती है, और डालूंगा डालूंगा, प्यार से मैं डालूंगा। इस गाने के लिरिक्स बदलकर हो गए थे ला दूंगा ला दूंगा। वैसे पहले जो ओरिजिनल गाना था डालूंगा डालूंगा, प्यार से मैं डालूंगा, इसमें संजय दत्त के लिए कुमार शानू ने अपनी आवाज दी थी,
लेकिन जब इसके लिरिक्स को बदला गया तो इसमें कुमार सानू की आवाज भी बदल गई और इस नए गाने ला दूंगा में बाबुल सुप्रियो की आवाज थी। और फिल्म में हमें ये दोनों ही अपडेटेड वर्जन सुनने के लिए मिले थे। हालांकि अगर इन गानों के वीडियो सॉन्ग को आप देखेंगे और इनकी लिपसिंग को अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल लिरिक्स ही गा रहे थे। वो तो बाद में लिरिक्स को चेंज करके इस वीडियो के ऊपर रख दिया गया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 1994 का जो साल था वो कहीं न कहीं डबल मीनिंग गानों का ही साल रहा। जहाँ अमानत के गानों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो और बाकी फिल्मों में हमें ऐसे डबल मीनिंग गाने सुनने के लिए मिल रहे थे, जैसे गोविंदा और करिश्मा कपूर की राजा बाबू में सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे। अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म अंदाज में खड़ा है खड़ा है खड़ा है। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अंदाज में ही एक और गाना सुनने के लिए मिला था, मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा। ये मालगाड़ी तू धक्का लगा। और गोविंदा की फिल्म दुलारा में मेरी पैंट भी सेक्सी जैसे गाने सुनने के लिए मिले। मतलब डबल मीनिंग गाने अपने चरम पर हो गए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसके एक साल पहले साल 1993 में जब सुभाष घई की फिल्म खलनायक आई थी तो उसमें एक गाना रखा गया था, चोली के पीछे क्या है। और इस गाने को लेकर भी पहले बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। देश भर में इस गाने को बैन करने की मांग की गई थी, लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ तो ये बहुत बड़ा हिट रहा था। तो कहीं न कहीं इसी गाने से इंस्पिरेशन लेकर 1994 में बहुत सारे डबल मीनिंग गाने रखे गए थे। और यही फिल्म अमानत के इन दोनों ही गानों के साथ में हुआ था, जिनके लिरिक्स को बाद में बदल दिया गया। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म अमानत में एक गाना हमें और सुनने के लिए मिला था, हो गया जी हो गया प्यार हो गया, जो गाना फिल्म में गुलशन ग्रोवर और हीरा राजगोपाल के ऊपर शूट किया गया था। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि जब अमानत की ऑडियो कैसेट रिलीज हुई थी तो उसमें हमें ये गाना सुनने के लिए नहीं मिला था, लेकिन फिल्म में ये गाना देखने के लिए मिला। एक्चुअली आपको बता दें कि ये गाना ओरिजिनली बप्पी लहरी ने गोविंदा की होम प्रोडक्शन फिल्म 2 आंखें 12 हाथ के लिए रिकॉर्ड किया था, जिस फिल्म को गोविंदा के बड़े भाई कृति कुमार डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन इस गाने को गोविंदा की परमिशन लेकर फिल्म अमानत में यूज किया गया था, लेकिन इसको ऑडियो कैसेट में नहीं रखा गया था। और अगर आज भी आप फिल्म अमानत की ऑडियो कैसेट उठाकर देखेंगे तो ये गाना आपको उसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगे तो ये गाना आपको उसमें सुनने के लिए मिलेगा। खैर आगे चलकर ये गाना फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की ऑडियो कैसेट में हमें सुनने के लिए मिला था। वैसे संजय दत्त की इमेज हमेशा ऐसी बनी रही कि उन्हें डांस करना नहीं आता है और वो अपनी फिल्मों में बहुत ही कम गानों के ऊपर डांस करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आप अमानत उठाकर देखेंगे तो इसके लगभग 4 से 5 गानों में संजय दत्त हमें बेहतरीन डांस करते हुए नजर आए। और इन गानों में संजय दत्त ने जिस तरह से अपनी कमर मटकाई है वो वाकई में देखने लायक थी। इसमें संजय दत्त के ऊपर एक सोलो गाना शूट किया गया था, ये दुनिया क्या मांगे मनी मनी। आपको बता दें कि इस गाने को पहले कुमार सानू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में विनोद राठौड़ की आवाज में भी इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ये थोड़ी अलग टाइप का गाना था और अलग ही मिजाज में इसको गाया जाना था। तो उस समय कुमार सानू और विनोद राठौड़ की आवाज में जब इस गाने को रिकॉर्ड किया गया तो ये बप्पी लहड़ी और फिल्म के प्रोड्यूसर रोमू सिप्पी को पसंद नहीं आया और ये लोग चाहते थे कि ये गाना थोड़ी अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। तो बाद में इस गाने को गाने के लिए संजय दत्त ने अरुण बख्शी का नाम सजेस्ट किया था। अरुण बख्शी ने इसके पहले संजय दत्त की फिल्म अधर्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया था, तुन्ना तुन्ना, और ये गाना संजय दत्त के ऊपर काफी सूट हो रहा था और सुपरहिट रहा था। तो फिल्म अमानत का ये गाना भी कुछ उसी मिजाज का था। तो इस गाने को अरुण बख्शी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और ये फाइनल फिल्म में रखा गया था। और अरुण बख्शी की आवाज में जब इस गाने को बप्पी लहड़ी और रोमू सिप्पी ने सुना तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसी तरह की आवाज में वो ये गाना रखवाना चाहते थे। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते। इसमें मुकेश खन्ना और किरण कुमार भी काफी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आए थे और किरण कुमार ने नेगेटिव रोल निभाया था और उनके इसमें डबल रोल रखे गए थे। वैसे इसमें अननेसेसरी ही उनका ये डबल रोल रखा गया था, इसकी वैसे कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर इसमें उनका डबल रोल ना भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म में दिखाए जाने वाले गाँव के बहुत सारे सीन महाराष्ट्र के सतारा और वही के आसपास के सूखे इलाकों में शूट किए गए थे, जिन एरिया में वाकई में पानी की आज भी बहुत दिक्कत है। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन कमालिस्तान स्टूडियो, फिल्माला स्टूडियो, फिल्म सिटी और फिल्म के बहुत सारे सीन बेंगलोर के पास के लोकेशंस पर शूट किए गए हैं। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो इसमें संजय दत्त जिस बस में कंडक्टर होते हैं वो कर्नाटका स्टेट की बस होती है, क्योंकि बस का नंबर होता है KA जो कि कर्नाटका की है। इसके अलावा मुंबई की और भी बहुत सारी लोकेशंस इसमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे एक रेलवे स्टेशन पर जहां पर अक्षय कुमार की पिटाई कुछ गुंडे कर रहे होते हैं
और संजय दत्त आकर उन्हें बचाते हैं। इस सीन को चर्नी रोड मुंबई में शूट किया गया है। वैसे इस सीन में संजय दत्त की स्टाइल देखने लायक थी। जब संजय दत्त इस सीन में आते हैं और अपने बालों में लगी हुई उस पोनीटेल को खोलकर अपने बालों को खोलते हैं। नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। उस समय संजय दत्त के बाल काफी बड़े थे और वो अक्सर अपने बालों में ये पीछे पोनीटेल बांधे रहते थे। जो स्टाइल उस समय संजय दत्त लाए थे और ये काफी पॉपुलर हुई थी। वैसे आपको अगर याद हो तो आगे चलकर जब शाहरुख खान ने अपने बाल बढ़ाए थे तो कई बार वो भी हमें ऐसे ही पोनीटेल में नजर आते थे। और ये लगभग 2016, 17 और 18 के आसपास की बात है। फिल्म में हमें जो गांव वाले सीन देखने के लिए मिलते हैं उनकी शूटिंग रियल गांव में ही हुई है। जैसे इस सीन में ही आप देखिए, फिल्म का ये सीन चल रहा है और पीछे अगर आप छत पर देखेंगे तो बहुत सारे गांव वाले छत पर बैठे हुए फिल्म की शूटिंग देख रहे हैं। तो रियल गांव में और भी ऐसे कई सीन थे जहां पर फिल्म का सीन चलता रहता है और ये गांव वाले छत पर या कहीं अंदर छुपकर फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। हालांकि फिल्म मेकर्स को इसका ध्यान रखना चाहिए था। तो वहीं उस समय कई लोगों ने फिल्म के उतने ना चलने के पीछे का रीजन इसकी कहानी को बताया कि ये कमजोर थी। जैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फरहीन का किरदार होता है जिसका नाम था बिजली, वो फिल्म के क्लाइमैक्स में खत्म हो जाती है। जो पूरी फिल्म में विजय से प्यार करती रहती है, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी कोई एक आंसू तक नहीं बहाता है। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तक कि संजय दत्त की आंख से भी एक आंसू नहीं गिरता है। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जिसकी वजह से ये फिल्म इमोशनली उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाई थी। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 48 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म अमानत इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी जिसको लगभग 180 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 47 लाख लोग आए थे और 1994 में ये पैसे कमाने के मामले में 31वें नंबर पर रही थी। वैसे 1994 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा था, जहां इस साल हम आपके हैं कौन, मोहरा, क्रांतिवीर, विजय पथ, राजा बाबू, लाडला, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दिलवाले, आतिश और सुहाग जैसी कई बेहतरीन फिल्में देखने के लिए मिली थीं। और फिल्म अमानत को IMDb पर 4.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अमानत से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके गानों का क्रेज बहुत ज्यादा था और मैंने इन गानों को बहुत सुना था। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसमें संजय दत्त और अक्षय कुमार में से सबसे अच्छा काम आपको किसका लगा था हमें अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।